आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी या कहेंगे क्लास 10th के जो साइंस है, साइंस का चैप्टर फिफ्थ इसके पहले वाले वीडियो में आपका मानव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले में परिवहन के संबंधित जितने भी वीडियो थे सभी को अपलोड किया गया है। इसके लास्ट पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। आज उत्सर्जन को आज अच्छे से समझा जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि उत्सर्जन होता है, तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है अधिक से अधिक मानव में उत्सर्जन से होने वाली संपूर्ण क्रियाविधि को इसमें स्पष्ट रूप से समझना है। तो हम लोग चलते हैं पूरे के पूरे मानव संबंधी जितने भी उत्सर्जन है उसे के संबंधित हम नोट्स को अच्छे से कवर करते हैं। तो कहा जा रहा है कि मानव का उत्सर्जन तंत्र, कहा जा रहा है देखिए उत्सर्जन में क्या होता है। पहले देखिए शरीर से, कहा जा रहा है कि शरीर से विषाक्त, क्या विषाक्त या अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से किस रूप में बाहर निकलते हैं? ठोस के रूप में भी निकलते हैं, द्रव के रूप में निकलते तथा गैस के रूप में भी शरीर से बाहर निकलते हैं। तो हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार मानव का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, आखिरकार उत्सर्जन की जरूरत या आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, कहा जा रहा है कि मनुष्य अपने पोषण के लिए क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? अपने पोषण के लिए भोजन ग्रहण करता है। या तो कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कहाँ से उसे प्राप्त होता है? उसके पोषण से प्राप्त होता है। तो कहा जा रहा है कि जब पोषण ग्रहण करता है तो उसे पचित भोजन क्या कहा जाता है कि जब भोजन क्या करता है, जब पच जाता है तो भोजन का पचित भाग रुधिर वाहिनियों द्वारा, कहा जाता है कि मुख्य उसके पोषक तत्व किसके साथ, पोषक तत्व रुधिर वाहिनियों द्वारा ऊतक में पहुंचाए जाते हैं। तो जब ऊतक में पहुंचाए जाते हैं तो वही ऊतक क्या कहता है, उसके साथ साथ देखिए ऊतक में पहुंचाए जाते हैं तो ऊतक के द्वारा सभी पूरे के पूरे संपूर्ण शरीर तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे उसके मुख्य रूप से जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह शरीर के प्रत्येक अंग तक या प्रत्येक भाग तक पहुंच जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये तो पचित भाग हो गया, लेकिन उसी भोजन में कहा जाता है इसी भोजन का कुछ अपशिष्ट या अपचित भाग हो जाएगा। क्या हो जाता है? अपचित भाग हो जाता है। देखिए पचित भाग हमारे क्या हो जाता है, रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कुछ अपचित भोजन होता है तो कहा जाता है कि अपचित भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि जितने भी पचित भोजन के भाग होते हैं वह शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अपचित भोजन होते हैं जिनको मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सभी के सभी जो उत्सर्जन है, जो अपचित भोजन है, ये सभी के सभी किस अवस्था में थे? ठोस अवस्था में क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन कहलाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ऊतक के भीतर, कहा जाता है कि जो ऊतक था, ऊतक के भीतर कुछ मात्रा में जो संचित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा होते हैं, वसा के साथ साथ इन सबों में क्या होता है? ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। सिंपल सा भी इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब पोषण की बात किया जाता है तो पोषण में हम लोग देखते हैं मुख्य पोषक तत्व कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट। उसके साथ साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के ऑक्सीकरण से, कहा जा रहा है कि इन सभी के ऑक्सीजन की अवस्था में कहा जा रहा है कि इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण क्या जाता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो जब इस क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कहा जा रहा है ऊर्जा कितने रूप में?
38 एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। तो सिंपल सा ए है, तो पोषण की क्रिया में हम लोग इसको समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही कहा जा रहा है इसके साथ कुछ मात्रा में क्या होता है, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है या ऑक्सीकरण क्रिया कराई जाती है तो क्या बाहर निकलता है, जल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कहा जा रहा है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसे कहा जा रहा है कि साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कुछ मात्रा में अमोनिया इत्यादि जैसे वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। कहा जा रहा है कि इस क्रिया में अमोनिया जैसे वर्ज्य पदार्थ भी बनते हैं, जो कि शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। तो सिंपल सा है कि कुछ मात्रा में गैसीय अवस्था में था, कुछ ठोस अवस्था में थे और कुछ द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये विषैले पदार्थ रुधिर द्वारा यकृत में पहुंचाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ये जो जितने भी विषैले या हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या रुधिर द्वारा यकृत में पहुंचाए जाते हैं, जहां ये कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर क्या कहता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अमोनिया तथा यूरिया में बदल जाता है। जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा यूरिया में बदल दिए जाते हैं। यूरिया तथा अन्य विषैले पदार्थ जल में घुलकर मूत्र का निर्माण करते हैं। कहा जा रहा है कि जो यूरिया होता है, यूरिया का सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्या हो जाता है, CN4 CO, CN2 CO, CN4 होता है। ये क्या होता है, यूरिया में बदल दिया जाता है। कहा जा रहा है कि यूरिया तथा अन्य विषैले पदार्थ जल में घुलकर मूत्र का निर्माण करते हैं। तो कहा जाता है कि अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा श्वसन अंगों में पहुंचकर हवा के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि अमोनिया के तो मूत्र के द्वारा यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, तथा कुछ मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह रुधिर द्वारा श्वसन अंगों में पहुंचकर हवा के साथ ये क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तथा हम कह सकते हैं कि मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया हुई उत्सर्जन कहा जाता है। देखिए, उत्सर्जन से संबंधित हम लोग अभी पढ़े हैं कि अपचित भाग जो शरीर से बाहर निकाला जाता है वो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, वो भी उत्सर्जन होता है। तथा हमारे शरीर से यूरिया का बाहर निकलना भी उत्सर्जन कहलाता है। तो सिंपल सा सभी शब्दों को एक साथ जोड़कर हम कह सकते हैं कि शरीर में होने वाली विभिन्न अपचयी या उपापचयी क्रिया में उत्पन्न कौन से नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। हम लोग अब एक एक कर एक नोट्स वाइज हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, ये सभी के सभी फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है, जब देखिए कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब कहा जा रहा है कि मानव में उत्सर्जन की सभी क्रियाएं किस प्रकार से होती। कहा जा रहा है कि देखिए, उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन को या उत्सर्जन हेतु जितने भी आवश्यक अंग होते हैं, ये सभी या अंग होते हैं या जितने भी अंग या तंत्र मिलकर क्या करते हैं, उसमें कार्य करते हैं। तो इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है या उत्सर्जी अंग कहा जाता है। कौन कौन से हैं, मनुष्य में निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है तथा मूत्र मार्ग होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से उत्सर्जन की जो बात किया जा रहा है, तो हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, जो आपका मूत्र से संबंधित। तो कौन कौन सा मुख्य भाग हो जाएगा, वृक्क हो जा रहा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है तथा मूत्र मार्ग होते हैं।
अगला देखा जा रहा है कि इसमें हम लोग एक-एक कर पढ़ते हैं कि मूत्र क्या होते हैं, वृक्क के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए देखिए वृक्क क्या होता है। देखिए मनुष्य के उत्सर्जन अंगों में वृक्क मुख्य होता है। कहा जा रहा है कि मनुष्य के जो उत्सर्जन अंग होते हैं उसमें वृक्क क्या होते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो कहा जा रहा है वृक्क जो होते हैं ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये एक जोड़ी वृक्क होता है जो उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक स्थित होते हैं। कहा जा रहा है कि इसकी संख्या एक एक मतलब क्या है, संख्या में दो होती है। तो कहा जा रहा है एक एक होती है उदर गुहा के दाईं और कशेरुक की एक दाएं एक बाएं और बाएं की साइड होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक एक स्थित होते हैं। प्रत्येक मानव वृक्क सेम के बीच के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार का होता है जो लगभग में 10 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह ऐसे सेम के बीज के आकार का होता है कि 10 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तथा कहा जा सकता है कि यह बायां वृक्क दाहिने वृक्क से कुछ आगे की ओर स्थित। तो कहा जा रहा है कि इसमें जो वृक्क की संरचना की बात किया जाता है तो जो दायां होता है या बायां से हल्का सा कुछ आगे की ओर स्थित होता है। तथा कह सकते हैं कि जो वृक्क होता है यह अधर तल पर आगे की ओर एक गोल अधिवृक्क ग्रंथियां होती। कहा जा रहा है कि जो वृक्क होती है वृक्क के ऊपरी सिरे पर अधिवृक्क ग्रंथियां या एड्रिनल ग्रंथि होती है। एक रीनल धमनी या वृक्क जो धमनी होती है इसे कहा, देखिए सिंपल सा है कि वृक्क जो धमनी होती है वृक्क धमनी द्वारा रुधिर जाता है तथा यह केवल एक ही रीनल रीसा शिरा या वृक्क शिरा द्वारा रुधिर वापस आता है। तथा कह सकते हैं कि जो मूत्राशय होता है मूत्राशय के देखिए मूत्राशय नीचे की ओर एक पेशी मूत्रनाल द्वारा जनन मूल छिद्र के रास्ते से बाहर खुलता है। तो इसको हम लोग एकदम स्पष्ट रूप से नोट्स वाइज समझते हैं कि किस प्रकार से वृक्क का कार्य होता है या किस प्रकार से भूमिका निभाता है। देखिए वृक्क है, कहा जा रहा है कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। एक जोड़ी मतलब संख्या में दो होती है। और कहा जा रहा है कि यह दोनों वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क गहरे भूरे रंग का सेम के बीज के आकार के होते हैं। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है। कहा जा रहा है कि ये बाहरी भाग इसका क्या होता है, उभरा हुआ होता है तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है जिसके मध्य में छोटा सा एक गुहा होता है। अब कहा जा रहा है कि एक क्या होता है, एक गड्ढा होता है। गड्ढे को हाइलम कहा जाता है। कहा जा रहा है कि हाइलम शरीर के किस अंग का भाग है, तो हाइलम पहले उत्सर्जी अंग का भाग है। उत्सर्जी अंग में किस अंग में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है। जैसे आप लोग कायम कहाँ पे पाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कायम क्या होता है, ये कायम की क्या भूमिका होती है, या कायम किसकी कौन सी क्रिया बदल कर कायम कहलाती है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि जो हाइलम होता है हाइलम भाग को वृक्क धमनी प्रवेश करती है। कहा जा रहा है कि हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। तो कहा जा रहा है कि इसी में वृक्क शिरा एवं वृक्क जो मूत्रवाहिनी होती है ये बाहर निकलती है। इस प्रकार से और मतलब जितना आपके एग्जाम में के लिए सफिशिएंट था उतना ही आपके इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि मूत्रवाहिनियाँ कहा रहा है कि ए वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती। कहा जा रहा है कि ए वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती है। इनकी भित्ति मोटी होती है तथा गुहा सकरी होती है। कहा जा रहा है कि इनकी जो भित्ति होती है यह क्रमाकुंचन गति द्वारा पाई जाती है। या कहा जा रहा है कि इनमें क्रमाकुंचन पाया जाता है। क्रमाकुंचन क्या होती है कि जब कोई नली में स्थानांतरण क्या जाता है, एक तरंग के रूप में होता है। तो कहा जा रहा है कि इस भोजन की प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रहती है। तो क्या जैसे कभी क्या उभरा हुआ कभी पचका हुआ, तो इस प्रकार से होती है। तो इस क्रिया को क्रमाकुंचन कहा जाता है जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट, मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है? देखिए, मूत्राशय यह उदर के नीचे, उदर के पीछे भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनियां आकर खुलती है। कहा जा रहा है कि जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय में मूत्रवाहिनियां आकर खुलती है, वह इसमें मूत्र की संग्रहित, क्या, मूत्र की संग्रहित क्रिया पाई जाती है। इसे मूत्र संचयन आशय भी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक मानव के उत्सर्जन अंग। कहा जाए, मानव के उत्सर्जन अंग को हम लोग देखते हैं तो वृक्क होता है। वृक्क की संख्या 2 होती है, इसकी संख्या 2 होती है। तो इसमें एक क्या होता है, दायां और बाएं ओर स्थित होता है। एक क्या होता है, यह कशेरुक होती है, यह उदर गुहा के थोड़ा सा नीचे में होता है। अब देखिए, कहा जाता है इसी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम अधिवृक्क ग्रंथि, या इसी को कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ये क्या हो जाता है, यह सेम के बीच का आकार होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबा होता था तथा लगभग में 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब कहा जा रहा है कि जो वृक्क होता है, वृक्क के बाद एक हिस्सा पाया जाता है। देखिए क्या हो जाता है, ये मूत्रवाहिनियां होती है। मूत्रवाहिनी क्या होता है, वृक्क से छने हुए, अब क्या होता है, मूत्र के भागों या जल के भागों को क्या करता है, छाने का कार्य करता है। तो वृक्क को कहा जा रहा है कि मूत्राशय से जोड़ने का कार्य किसका होता है, मूत्रवाहिनी का होता है। तो मूत्रवाहिनी वृक्क से क्या छने हुए रक्त को, क्या, रक्त से हानिकारक पदार्थों के साथ तरल भागों को मूत्राशय तक मूत्राशय में भेजा जाता है। और मूत्राशय क्या करता है, मूत्राशय में आकर इकट्ठा मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अगला कहा जा रहा है कि क्या, पृष्ठ महाशिरा, महाशिरा तथा महाधमनी के बारे में आप लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझे हैं तो इसके संबंधी प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से पे समझ सकते हैं। या इसके पहले वाले वीडियो, वाहन वाला आप लोग, या परिवहन वाला, या इससे संबंधित वीडियो आपके प्ले लिस्ट में अपलोड किया गया, उस अपलोड किए गए वीडियो के लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, यहाँ पर वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग और विस्तार से इस क्लास को समझ सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि महाशिरा का कार्य क्या, देखिए जहाँ पर शिरा शब्द आ जाता है, आप लोगों को पता है वहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसी को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। दूसरा कहा जा रहा है कि महाधमनी, धमनी क्या होती है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त कब आता है, तो शुद्ध रक्त मतलब क्या, ऑक्सीजन की अधिकता तथा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। इस प्रकार से हम मानव के उत्सर्जन अंग को स्पष्ट रूप से समझे। आगे क्या है, हम लोग विस्तार से समझते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, क्योंकि एक क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रत्येक दिन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको कक्षाएँ दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्राशय का पश्च छोर सकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र के निष्कासन की क्रिया को ही मूत्रण कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जिस क्रिया के द्वारा मूत्र का निष्कासन किया जाता है, उस क्रिया को मूत्रण कहा जाता है। आगे देखा जा रहा है कि वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है कि जो वृक्क होता है, वृक्क की आंतरिक संरचना या वृक्क की जो इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है, या तो इसी को वृक्काणु कहा जाता है। इसको हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए कहा जा रहा है, इसको वृक्काणु या नेफ्रॉन क्या होता है, इसको हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती। कहा जा रहा है कि जो वृक्क होता है, वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जिन्हें वृक्क नलिकाएं अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। कहा जा रहा है कि ये प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन अंग की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है। कहा जा रहा है कि एक प्याले मतलब एक तस्तरी नुमा संरचना होती है, जिसे प्याले के समान होता है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। कहा जा रहा है कि जिस एक तस्तरी नुमा संरचना को ही जो क्या होता है, प्याले के समान होता है, इसी को बोमन संपुट कहा जाता है। बोमन संपुट के
प्यालेनुमा खांचे में रक्त की नलिका का गुच्छा होता है। कहा जा रहा है कि जो रक्त की गुच्छा होती है कहाँ पे पाए जाते हैं, वो बोमन संपुट के प्यालेनुमा जो संरचनाएं होती है उसी में रक्त की नलिका का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलम कहते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो रक्त की नलिका होती है जो गुच्छे के समान होती है, यह कहाँ पे पाई जाती है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन की इकाई क्या होती है, वहाँ पे वोमेन संपुट होता है। वोमेन संपुट में ही कि जहाँ पर रक्त क्या जाता है, गुच्छे के रूप में होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस एवं वोमेन संपुट को मिलाकर मैल्पीगी कोष कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो ग्लोमेरुलस तथा वोमेन संपुट होता है, इन दोनों को मिलाकर ही कि मैल्पीगी कोष कहते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि वोमेन संपुट तथा ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर मैल्पीगी कोष का निर्माण करते हैं, या यही क्रिया मिलकर वोमेन मैल्पीगी कोष कहलाते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो वृक्क होता है, वृक्क में कहा जा रहा है कि प्रत्येक मानव वृक्क में दो भाग होते हैं। कौन कौन से? अंदर वाला भाग को मेंडुला तथा बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो वृक्क होता है, वृक्क के आंतरिक वाले भागों को क्या हो जाता है, वृक्क के आंतरिक वाले भागों को, देखिए वृक्क के अंदर वाले भाग को, ये अंदर वाले भागों को क्या कहा जाता है, इसे मेंडुला कहा जाता है, मेंडुला। तथा इसके बाहरी वाले भागों को कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो सिंपल सा है, वृक्क के दो मुख्य भाग होते हैं, मेंडुला तथा कॉर्टेक्स होते हैं। कहा जा रहा है कि कॉर्टेक्स जो बाहरी भाग होता है, तो कॉर्टेक्स में लगभग 10 लाख ही नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इसके जो भाग होते हैं, बाहरी भाग होते हैं, ये जो भाग होते हैं बाहरी वाले, बाहरी भागों को ही क्या कहा जाता है, इसी के छोटे भागों को ही कहा जाता है नेफ्रॉन। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक वृक्क नलिका में वोमेन संपुट तथा कशेरू गुच्छा या ग्लोमेरुलस पाया जाता है। अब इन सभी इकाई को हम लोग अभी पढ़े हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक वृक्क नलिका में चारों ओर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। सभी वृक्क नलिका एक केंद्रीय गुच्छा में खुलती है, जिसे पेल्विक कहते हैं। कहा जाता है कि सभी वृक्क नलिका एक केंद्रीय गुच्छा में खुलती है, जिसे पेल्विस कहते हैं। पेल्विस मूत्र नली से जुड़ी रहती है। कहा जा रहा है कि जो पेल्विस होता है यही मूत्र नली से जुड़ी हुई होती है। कहा जा रहा है कि पुरुष में मूत्र तथा शुक्राणु दोनों ही मूत्रनाल द्वारा बाहर जाते हैं, किंतु स्त्रियों में मूत्रनाल तथा योनि मार्ग अलग अलग होता है। देखिए सिंपल सा है कि जो मूत्र मार्ग होता है या नर में एक होता है, जिसमें किसका निष्कासन, शुक्राणु का निष्कासन और मूत्र का निष्कासन दोनों एक ही से होता है, किसमें, नर वाले भाग में। लेकिन जब मादा की बात किया जाए तो मादा में मूत्र मार्ग अलग तथा योनि मार्ग अलग होता है। तो कहा जा रहा है कि मूत्रनाल तथा योनि नाल ये दोनों कहाँ पे, मादा में अलग अलग होते हैं, लेकिन नर में शुक्राणु तथा मूत्र मार्ग दोनों एक ही होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि उत्सर्जन क्रिया में देखा जाता है कि अपोहन की क्रिया अब क्या होती है, देखिए हम लोग विस्तार समझते हैं कि देखिए अपोहन की क्रिया से पहले थोड़ा सा इसकी संरचना को हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए क्या है, क्या मनुष्य के वृक्क की खड़ी काट, कहा जाता है कि एक उसकी संरचना को देखा जाता है। देखिए वृक्क की धमनी होती है, ये देखिए धमनी की सिरा, ये धमनी भाग हो गया, ये सिरा हो गया, ये सिरा वाला भाग हो गया। अब दोनों का कार्य क्या था, धमनी सिरा का, इसको आप लोग को समझा दिया गया है। आगे देखिए क्या है, इसके बाहरी भागों को क्या कहा जाता है, मेंड्यूला कहा जाता है। लेकिन देखिए ये देखिए अभी बोला जा रहा है इसके दो भाग होते हैं, बाहरी तथा आंतरिक भाग होते हैं। तो इसके अंदर वाले भागों को देखिए, अंदर वाले भागों को मेंड्यूला कहा जाता है। देखिए आंतरिक भाग था जिसे मेंड्यूला कहा जाता है, देखिए आंतरिक वाले भागों को मेंडुला कहा जाता है, लेकिन बाहरी भागों को कॉर्टेक्स कहा जाता है। अब इन सभी इकाइयों में क्या पाया जाता है,
पेल्विस पाया जाता है। अभी आपको बताया गया है कि पेल्विस क्या होता है, सभी वृक्क नलिका, देखिए सभी वृक्क नलिका तथा एक केंद्रीय गुहा में खुलने वाले भाग ही क्या कहलाते हैं, पेल्विस कहलाते हैं। पेल्विस मूत्र नली से जुड़ी रहती है। कहा जाता है कि जो पेल्विस होता है यह मूत्र नली द्वारा जुड़ी होती है। ये हुआ आपके या मनुष्य के वृक्क की एक छोटे से संरचना, या कहा जाता है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग थोड़े से अध्ययन किए। तो आगे हम लोग समझते हैं कि इसमें वृक्क का क्या है, कृत्रिम वृक्क या अपोहन की क्रिया क्या होती है। कहा जा रहा है कि देखिए अधिक से अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करने से या धूम्रपान अधिक करने से लोगों की जो किडनी होती है या जो आपके वृक्क होता है यह खराब हो जाता है, जिसके कारण लोगों के वृक्क की क्रिया का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिस क्रिया में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं अपोहन की क्रिया। कहा जा रहा है कि उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैसे जैव अंग होते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए एक वृक्क उसका जैव अंग होता है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देता है। कहा जा रहा है कि जो वृक्क होता है संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है। कहा जा रहा है कि यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कहा जा रहा है कि जिससे मृत्यु भी हो सकती है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति होती है। कहा जा रहा है कि एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कहा जा रहा है कि जो रुधिर होता है या यह एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति होती है। अब अगला कहा जा रहा है कि या कह सकते हैं जो अपोहन की क्रिया होती है यह एक मानव निर्मित अंग होता है या क्रिया होती है। देखिए क्या हो जाता है कि हम लोग पढ़ते हैं कि वृक्क नलिका की संरचना तथा मूत्र मार्ग का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए सिंपल सा है। इसमें देखिए संग्रहण नलिका 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 होती है। ये क्रियाएं से देखिए क्या हो जाता है, ये मूत्र नलिका यहाँ पे देखिए धीरे 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 इस संरचना क्या होते हैं पूर्ण रूप से विकसित होती है। अब ये लास्ट वाली क्रियाएं होती है। अभी एक प्याले नुमा संरचना होती है, जिसी को अभी बताया गया था कि आपका बोमेन शैम्पुट होता है। बोमेन शैम्पुट के बाहरी भाग को अपवाही धमनिकाय कहा जाता है। अब ये जो बोमेन शैम्पुट होता है इसके बाहरी भाग, ये जो भाग होते हैं इसी को केशिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब इनकी संरचना के बाहरी भागों में एक वृक्क धमनी की शाखा होती है। इन वृक्क धमनी की शाखाओं के निचले हिस्से को अभी वाही नलिका या धमनिका कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों श्रृंखला को किसको देखिए बोमेन शैम्पुट तथा वृक्क धमनी की शाखा को जोड़ने का कार्य किसका होता है, ये आपकी क्रिया ही अभिवाही धमनिका कही जाती है। अब इसमें देखा जाता है कि कुछ समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं होती है। ये दोनों क्रियाएं देखिए ये पूरी की पूरी संरचनाएं में क्या जाता है एक दूसरे से गुथी हुई रहती है। अब इनके बीच में हेनले लूप पाया जाता है। हेनले लूप क्या यहाँ पाया जाता है, यह एक उत्सर्जी भाग होता है जो वृक्क में पाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें हेनले लूप पाया जाता है। हेनले लूप की क्रिया को अवरोही नलिका द्वारा जोड़ा जाता है। कहा जा रहा है कि हेनले लूप होता है। हेनले लूप किसके द्वारा, एक कुंडलित नलिका होती है जो अवरोही नलिका द्वारा जुड़ी होती है। इन अवरोही नलिका ही जाकर क्या करती है, बोमेन शैम्पुट से मिली होती है। तो अब इसकी क्रिया को देखिए, ये जो क्रिया होती है ये जब नीचे की आ रही है तो आरोही हो जाती है, जब ऊपर की ओर चल रही है तो इसी को कहा जा रहा है अवरोही हो जाती है। अब इनकी श्रृंखलाओं में कहा जाता है वृक्क शिरा होती है। वृक्क शिरा का कार्य होता है कि हमेशा अशुद्ध रक्त को शरीर क्या कहता है छानने के लिए वृक्क में या किडनी में क्या होता है प्रत्येक रुधिर को लाना होता है। इस प्रकार से हम लोग पढ़े वृक्क नलिका की संरचना तथा मूत्र निर्माण की संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन किए। आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक जीव में क्या होता है उत्सर्जन क्रियाएं होती है। तो सिंपल सा हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में
में समझ सकते हैं। अब देखिए पूरे क्रियाविधि को क्या किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि वृक्क नलिका एक प्रकार से छानने का कार्य करती है। कहा जा रहा है कि जो वृक्क नलिकाएं होती है वह छानने का कार्य करती है। किसको? रक्त को छानने का कार्य करती है। कहा जा रहा है कि जो रुधिर होता है, रुधिर चौड़ी अभिवाही धमनिका द्वारा बोमेन कैप्सूल में जाता है। कहा जा रहा है कि जो रुधिर होता है या रुधिर चौड़ी और क्या अभिवाही धमनिका द्वारा अभिवाही धमनिका द्वारा क्या कहा जाता है, धमनिका द्वारा बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। बोमेन शैम्पुट में, कहाँ बोमेन शैम्पुट है? बोमेन शैम्पुट में जाती है। तो कहा जा रहा है कि में जाता है और फिर सकरी अपवाही नलिका द्वारा उससे बाहर निकलता है। कहा जा रहा है कि इससे सकरी अपवाही नलिका द्वारा ये क्या कहते हैं, उससे बाहर निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि रुधिर का दबाव, कहा जा रहा है कि अतः रुधिर का जो दबाव होता है यह ग्लोमेरुलस में बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जैसे इसमें अपवाही धमनिका द्वारा हो जाती है तो अपवाही धमनिकाएं की सिराएं कैसे होती है? पतली होती है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस में इसका क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण रुधिर में घुले सभी पदार्थ छन जाते हैं। अब छने हुए पदार्थ में लाभकारी तथा हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे ही छनने की क्रियाएं होती है उसमें कुछ लाभदायक तथा कुछ हानिकारक क्या पाए जाते हैं, तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तो जब यह द्रव वृक्क नलिका से होकर गुजरता है तो वृक्क नलिका की दीवार इनसे लाभदायक पदार्थ जैसे कुछ मात्रा में जो ग्लूकोज होता है इन सभी को अवशोषित कर लेती है। तो कहा जाता है कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं इसको अवशोषित कर लेती है। लेकिन पोषक तत्व पाचन क्रिया में जाती है, लेकिन उत्सर्जन में जो क्या होता है कुछ मात्रा में घुलते हुए का ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को अवशोषण कर लेती है। तो सिंपल सा कहा जा सकता है कि लाभदायक जो यह होता है या वृक्क जो बोमेन शैम्पुट होता है, ये जो मानव शरीर अंग होता है उसमें देखा जाता है जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज का अवशोषण होता है। और छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है? जल का या पोषक पदार्थ होगा। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार केवल हानिकारक पदार्थ, इस प्रकार से क्या होता है, केवल हानिकारक पदार्थ ही संग्रहण नलिका क्या हो जाती है, हानिकारक पदार्थ ही संग्रहण नलिका के द्वारा तथा मूत्रवाहिनी में होते हुए मूत्राशय में पहुंचा दिए जाते हैं और यहाँ आवश्यकता अनुसार समय पर बाहर निकाला जाता है। कहा जाता है कि आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे ये क्रियाएं चलती रहती है, जिसके कारण अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि जो एक क्रियाएं होती है यह परासरण नियंत्रण होती है। कहा जाता है इसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। जो वृक्क होती है इसमें जो परासरण क्रियाएं होती है या इसमें जो परासरण नियंत्रण का भी कार्य करना होता है, या हम कह सकते हैं कि शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करना। कहा जा रहा है कि शरीर में जल की मात्रा को एक तरीके से क्या किया जा रहा है, नियंत्रित किया जाएगा, या जल की मात्रा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं जल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो आवश्यकता से अधिक जल पीने पर रुधिर तनु हो जाता है। कहा जाता है कि आवश्यकता से अधिक जब हमको लोग क्या कहते हैं जल पीते हैं तो उसे कहा जाता है जो रुधिर होता है यह तनु हो जाता है। क्या जाता है, रुधिर की मात्रा क्या जाता है उसमें तनु हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में आप लोग के कम आपके वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में कम वेसोप्रेसिन हार्मोन्स निकलते हैं। कहा जाता है उसमें कुछ मात्रा में हार्मोन्स निकलते हैं जो कम वेसोप्रेसिन हार्मोन्स के प्रभाव से वृक्क नलिकाओं द्वारा क्षनित से कम जल का पुनरावशोषण होता है। कहा जा रहा है कि उसमें कम मात्रा में जो छना हुआ जल होता है उसका क्या क्या किया जाता है, उसका पुनरावशोषण कहा जाता है। उसमें मतलब पुनः अवशोषण की क्रियाएं संपन्न होती है, या तो कह सकते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन होता है। आप कह सकते हैं कि मूत्र अधिक बनता है और अनावश्यक जल शरीर से बाहर निकल जाता है। कहा जा रहा है कि मूत्र अधिक बनने लगता है, जिसके कारण क्या होता है अनावश्यक जो पदार्थ होता है यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार जल की कमी की स्थिति में
इसका उल्टा होता है। कहा जा रहा है कि यह जल की कमी में इसकी क्रिया को क्या किया जाता है, उल्टा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो मूत्र कम बनने के कारण रुधिर से जल की हानि नहीं होती है। कहा जाता है कि जब जल क्या कहते हैं हम लोग, जब मूत्र कम बनते हैं तो शरीर से जल की हानि नहीं हो पाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जन का महत्व क्या होता है। उत्सर्जन का महत्व किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। उत्सर्जन का महत्व, उत्सर्जन का महत्व के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। सिंपल सा कि हानिकारक अपशिष्ट तथा विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि समस्थैतिकता, यह कहा जा सकता है कि अस्थायी आंतरिक वातावरण बनाए रखता है। एक तरीके से कहा जाता है कि शरीर की अस्थायी आंतरिक वातावरण बनाए रखता है। तो अगला हम कह सकते हैं कि उत्सर्जीय पदार्थ ही आवश्यक मात्रा में शरीर से बनाए रखता है। कहा जा रहा है कि उत्सर्जीय पदार्थ की आवश्यक मात्रा जो होती है यह शरीर में बनाए रखती है। इस प्रकार से मानव से संबंधित जितने भी उत्सर्जन संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सभी को हम लोग कवर किए। आगे हम लोग चलते हैं। पादप में उत्सर्जन, कहा जाता है कि जंतुओं में तो हो गया, आखिरकार हम लोग पढ़ते हैं पादप में उत्सर्जन क्रिया क्या होती है। देखिए, पादपों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे क्रमशः श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त या बाहर उत्सर्जन क्रिया किया जाता है। पादपों के बहुत से ऊतकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद इत्यादि पुराने जाइलम से संचित किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि पादपों में उत्सर्जन की क्रियाएं जो होती है उसमें गोंद के रूप में तथा रेजिन के रूप में या अपशिष्ट जटिल अपशिष्ट पदार्थ होता है जो उसके द्वारा बाहर किया जाता है। और कह सकते हैं कि जो उनकी ऊतक होती है उसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ये मृत होकर ही क्या कहते हैं हमारे उसकी जाइलम वाले भाग से, क्योंकि जाइलम ही एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर जल तथा खनिज पदार्थों का क्या किया जाता है, परिवहन किया जा रहा था। तो परिवहन जिससे के द्वारा किया जाता है उसी के द्वारा ही क्या किया जाता है, पादपों का उत्सर्जन की क्रिया भी होती है। इस प्रकार से आज हम लोग संपूर्ण जो आपका जैव प्रक्रम के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सभी को हम लोग इस आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इससे संबंधित वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो आपके प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से आप लोग क्लास को देखकर और बेहतर से बेहतर अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ या नए चैप्टर के साथ। आप लोग ये भी बता दिया करें कि किस पॉइंट में आपको अधिक कंफ्यूज रहता है या किस चैप्टर से, तो उस चैप्टर को हम अलग से वीडियो डाल आपको आपके लिए अपलोड कर दिया करेंगे जो आपको और आसान कर देगा आपको समझने में। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। आपका थोड़ा सा एक ही काम है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए अपने मित्रों को तथा चैनल को लाइक करना ना भूलिए। तथा आप लोगों को क्लास कैसी लगती है इसकी प्रतिक्रिया भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो, नए जोश, नए जुनून के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।